everybody, welcome to our YouTube channel. So I hope you all guys are fine. So I will discuss about 20 important question from biotech chapter. आप लोग को स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है EFB स्टैंड फॉर। EFB का फुल फॉर्म क्या होता है? EFB का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज डन बाय यूजिंग द नेटिव ऑफ इसका होगा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्वेश्चन नंबर 2 का बी होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को दिख रहा होगा द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज कंस्ट्रक्ट बाय। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA किसके द्वारा पहला कंस्ट्रक्ट किया गया था? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर होगा। स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा द लिंकिंग, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी, थिंकिंग नहीं होगा, यहाँ पे लिंकिंग होगा। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ, यहाँ पे हो जाएगा DNA लाइगेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DNA लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। इसमें से कौन सी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है? ये क्वेश्चन CBSE IMT 2015 में भी पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा हिंट 2। ये NCERT बुक में भी जिक्र किया गया है कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ द DNA इज। ये क्वेश्चन नीट उड़ीसा 2019 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, एंड टू एंड DNA स्ट्रैंड को एंड टू एंड कट करता है। तो इसमें जो DNA लाइगेज है वो तो जोड़ने का काम करता है, रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर्म करने के लिए वहाँ पे जो गैप बच जाता है उसको DNA लाइगेज उसको सील करता है, वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर जो बी है इंडोन्यूक्लियस तो वो स्पेसिफिक एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करता है, जो कि उसका आंसर वो नहीं होगा। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो DNA स्ट्रैंड को एंड टू एंड काटता है, तो उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा हाउ मेनी फ्रेगमेंट विल बी जनरेट if a closed circular DNA molecules digest using a restriction enzyme having 6 recombination site on the DNA। ये क्वेश्चन NCERT बुक में भी लिखा गया है, इसके बारे में जिक्र करा गया है, तो इसका आंसर 7 का बी होगा। 7 का बी होगा, सॉरी 7 का बी होगा। ओके। सेवन का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं द फॉरेन DNA ऑफ द प्लाज्मिड cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using। ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है। इसमें जो फॉरेन DNA को पूछ रहा है कि प्लाज्मिड जो कट करते हैं तो उसमें कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है जो उसको ज्वाइन करने का काम करता है, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है उसको ज्वाइन करने का काम करता है, तो इसका आंसर 8 का हो जाएगा डी। 8 का डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू। इसमें कौन सा मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है? ये जिम्पर 2019 में भी पूछा गया था। ये जिम्पर 2019 में भी पूछा गया था। कौन सा इसमें मॉलिक्यूलर ग्लू होता है? मॉलिक्यूलर ग्लू DNA गायरेज तो होगा नहीं, क्योंकि वो नहीं होगा। DNA हेलिकेज जो है वो भी नहीं होगा। DNA लाइगेज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा DNA लाइगेज, सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं द स्टडी ऑफ द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द एंजाइम A एंड B इन्वॉल्व स्टेप 1 एंड स्टेप 2। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा फर्स्ट में होता है जो इसमें जो स्टेप 1 है, डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे,
डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, इसमें जो स्टेप 1 है उसमें से कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे ताकि वो स्टिकी एंड बन सके। तो इसमें इको R1 यूज़ करेंगे ताकि वो अपने स्पेसिफिक साइट पे वो काट सके, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काट सके। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन ए में इको R1 सिर्फ एक ही में है, ना ऑप्शन बी में है, ना सी में है, ना डी में है, तो ऑप्शन 1 है। तो चांसेस है ऑप्शन ए होने का। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन जो स्टेप 2 है उसमें स्टिकी एंड बन रहा है, एंजाइम भी जो यूज होगा वहाँ पे जो सील करता है एंजाइम को, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो स्ट्रैंड है उसको सील करता है, वो सील करने का काम होता है डीएनए लाइगेज का होता है। किसका होता है? डीएनए लाइगेज का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द ई कोलाई एंजाइम। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ई कोलाई के बारे में नहीं है? कौन सा है जो ये ऑप्शन में कौन सा है जो ई कोलाई के बारे में नहीं कहा गया, जिक्र नहीं किया गया है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये सही है। आइसोलेटेड फ्रॉम एक्सेरिया कोलाई RY13, ये भी सही है। कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद डीएनए, ये भी सही है। इको R1 जो होता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी काटता है, ये सही है। इसमें ऑप्शन 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे होंगे, द फ्लो चार्ट ऑफ द गिवन बिलो द रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, आइडेंटिफाई ए टू डी इन दी गिवन प्रोसेस। ये फिगर में बताना है कि कौन कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज़ करा जाएगा। ओके, तो मैं जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे फॉरेन डीएनए है, यहाँ वेक्टर डीएनए है। तो फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए जो एंजाइम ए जो यूज़ करेगा उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ करना है, और क्वेश्चन नंबर जो बी एंजाइम है उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑप्शन ए में है जो एंजाइम यूज़ करा जाएगा, अगर हम लोग कोई एक फॉरेन डीएनए लेते हैं, एक वेक्टर डीएनए लेते हैं, तो उसको फर्स्ट कट किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करा जाता है ताकि स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक कट लग सके, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट लग सके। तो दोनों सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे तो वो एक कट बनाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर डीएनए के जस्ट नीचे में यहाँ पे जो है वो कट कर चुका है। तो फिर वहाँ पे जो ऑप्शन सी पूछ रहा है कौन सा एंजाइम है जो उसको ज्वाइन करेगा, तो प्लाज्मिड है जो उसको ज्वाइन करेगा। ओके, यहाँ से फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है पता है? ट्रांसफॉर्मेशन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो एक होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करता है प्लाज्मिड को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक होस्ट में डालेगा तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। द कट ऑफ द डीएनए बाय रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो कट करते हैं डीएनए को तो रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट वो कौन सा फ्रेगमेंट में आता है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसका आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मैं बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है जो नीट 2013 में भी पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो डीएनए फ्रेगमेंट है जो जनरेट बाय द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इन द केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेट बाय, जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो उसका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेट, जो डीएनए फ्रेगमेंट को है फ्रेगमेंट को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, उसमें जो डिज़ायर्ड डीएनए होता है उसका कॉपी किया जाता है। ओके, तो ये नहीं होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा क्योंकि इसमें हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं बहुत सारे फ्रेगमेंट में ताकि पता लग सके कि डीएनए प्रेजेंट कहाँ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज टू सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल्स बाय साइज। इसमें से कौन सा टेक्निक यूज करा जाता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए बाय साइज? कौन सा डीएनए करा जाता है? ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है इसमें नॉन ऑफ द एबव होगा। इसका आंसर जो होगा, डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है, फोरेसिस के द्वारा करा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं, 16 की ओर। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर द डीएनए फ्रैगमेंट मूवमेंट ऑन एक्रोस जेल ड्यूरिंग द सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इसमें 2017 में भी पूछा गया है, नीट 2017 में। तो इसका आंसर हम देखते हैं, द लार्जेस्ट ऑफ द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट्स मूव। नो, जो लार्जेस्ट फ्रैगमेंट होता है डीएनए का वो फर्स्ट में ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के फर्स्ट में ही वो कैथोड के ही साइड रह जाते हैं, लेकिन जो स्मॉलर फ्रैगमेंट होते हैं वो एनोड के साइड मूव कर जाते हैं, क्योंकि स्मॉल फ्रैगमेंट जो होते हैं वो फर्दर मूव कर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट ऑन जेल एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टैंडिंग विथ। जो डीएनए फ्रैगमेंट होता है उसमें पता कैसे चलेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? तो उसका यूज़ करा जाता है इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करा जाता है। जब हम लोग ऑरेंज कलर का डाई जब यूज़ करते हैं और यूवी लाइट के थ्रू हम लोग जब उस पर लाइट देते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, तो वो साइन करता है ऑरेंज कलर का होता है। तो इसका आंसर होगा इथिडियम बोरोमाइड, 17 का डी। ओके, हम फर्दर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट आर विजुअलाइज्ड बाय स्टैंडिंग द डीएनए विथ इथिडियम ब्रोमाइड। ईटीबीआर मतलब इथिडियम ब्रोमाइड होगा। ओके, फॉलोड बाय द एक्सपोज टू इथिडियम ब्रोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट को। तो उसमें जो विजुअलाइज्ड वो मतलब जो डीएनए का जो होता है वो कैसे विजुअलाइज करेगा, कैसे दिखेगा? तो कौन सा लाइट उस पर एक्सपोज करते हैं, कौन सा लाइट उस पर डालते हैं? उस पर डालते हैं यूवी रे रेडिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लांट प्लाज्मिड? इसमें से कौन से फीचर नहीं है प्लांट प्लाज्मिड के लिए? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं, प्लाज्मिड सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रांसफरेबल ये भी होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड नहीं होते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। यस, प्लाज्मिड में इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होता है, तभी तो हम लोग प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। अगर प्लाज्मिड रेप्लिकेशन नहीं करेगा तो फिर ये हम लोग के लिए हम लोग फिर डिज़ायर डीएनए नहीं यूज़ कर पाएंगे, डीएनए को हम लोग निकाल नहीं पाएंगे जो डिज़ायर होगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई AIPMT 2014 में पूछा गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। इसमें पूछ रहा है जो डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट होता है इसमें जो क्लोन किया जाता है वो कौन सा वेक्टर का यूज़ करेंगे हम लोग? तो कौन सा वेक्टर का यूज़ करते हैं? मोस्टली तो हम लोग प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इसमें ओरी होता है, ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो इसका 20 का आंसर हो जाएगा हम लोग का प्लाज्मिड। 20 का आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। तो 20 का आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। ओह सॉरी, 20 का आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। ओके, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आप लोग करें हो। थैंक यू। मैं अब यहीं एंड करती हूँ क्वेश्चन को। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो मैं अगले वीडियो में डालूँगी बायोटेक्नोलॉजी के आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके।